यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? एक बार सैलरीज के एमसीक्यू में आपके कुछ डाउट्स है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर तो कंप्लीट हो गया अपना, है ना? उसके एमसीक्यूज की डेट मैंने बताया अगले मंडे, ठीक है? यस, बताइए इस चैप्टर में कुछ एमसीक्यूज में डाउट है, बताइए। 23 एम्प्लॉय मिस्टर यादव रिसीव्स अ कार, रिक्विजिट वैल्यू पूछा है ना? 1 लाख में कार मिली 12 सितंबर 2022 को। इट वॉज परचेज बाय द एम्प्लॉयर कंपनी ऑन 15 अक्टूबर 2020, तो फॉर रुपीज 5 लाख। वो अपने बुक्स में 15% एसएलएम से डिप्रिशिएट करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को, बिकॉज मोटर कार के केस में क्या रेट दिया है अपने को? 20% डब्ल्यूडीवी, बस। और कितने ईयर्स कंप्लीट हुए हैं? एक ही साल। कंप्लीटेड ईयर्स इज ओनली 1 फ्रॉम 2020 अक्टूबर टू 2022 सितंबर। आप एग्जैक्ट डेट टू डेट देखोगे तो 5 लाख की वैल्यू एक बार 20% से कम होके हो जाएगी 4 लाख, and that will be compared with 1 lakh, so the value of perquisite will be 3 lakhs। समझे? yes, I hope ये आंसर है पीछे। और बताइए 26 सैलरी स्केल। X joins the company on the salary scale of 50,000, 10,000, 80,000. His taxable basic salary for assessment year 23-24 is। अब देखिए सैलरी स्केल में क्या होता है, अगर वो 1 Feb 2021 से ज्वाइन किया तो ये डेट से लेकर के अप टिल से 31 Jan 2022 हिज सैलरी विल बी हाउ मच? 50,000 पर मंथ। ओके, तो अब यहां पर ऐसा हम लोग मानते हैं कि उसका जब 1 ईयर कंप्लीट होगा तब सैलरी चेंज होगी। अब रियल लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं है। रियल लाइफ में मोस्टली इंप्लॉयर्स 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर से चेंज करते हैं, या उनकी जो भी पॉलिसी है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब अपन क्वेश्चंस में ऐसा लेकर के चलेंगे। उसके बाद में 1 Feb 2022 से लेकर के 31 Jan 2023 सैलरी 10,000 से बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 60,000। और फिर 1 Feb 2023 से लेकर के 31 Jan 2024 सैलरी हो जाएगी 70,000। अब अपने काम का जो ईयर है इट इज प्रीवियस ईयर 22-23, बिकॉज इट इज गिवन असेसमेंट ईयर 23-24। ये समझता है आपको? तो वी हैव टू कैलकुलेट सैलरी फ्रॉम अप्रैल 22 टू मार्च 23। ये पीरियड की हमको सैलरी कैलकुलेट करना है। अब जनवरी में सैलरी चेंज हो रही है, सो अप्रैल टू जनवरी प्लीज कैन यू सी। देखिए फरवरी मार्च सैलरी 60,000 थी, बट वो पुराने ईयर की थी, 21-22 की थी। हमको अप्रैल टू मार्च, अप्रैल 22 से लेकर के मार्च 2023 की सैलरी देखना है सबसे पहले। तो पहले हम लोग जनवरी तक देखेंगे क्योंकि जनवरी के बाद चेंज है। तो बेसिकली आर कैलकुलेशन विल बी हाउ मच? 60,000 इंटू 10 प्लस 70,000 इंटू 2। देखो मैच होता है क्या? 7,40,000। समझा क्या सबको? तो इसका हम लोग ने एक ये अनसॉल्व क्वेश्चन किया था जिसमें सैलरी स्केल आपको समझाया था मैंने। सेम लॉजिक पे है। और कोई? 34 क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ परक्विजिट पूछा है। लोन ऑफ रुपीज 10 लाख टू एन एम्प्लॉय ऑन 1 जून 2022। डेट पे ध्यान देना। अगर आपने आपके फॉर्मूले में n इक्वल टू 12 लिया होगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि 1 जून को लोन दिया है ना? और कितने महीने हो जाते? ओनली 10 मंथ्स। प्रिंसिपल पोर्शन इज रिपेड 20,000 ऑन 15th of every month starting June itself. Rate of interest charged is 5%, whereas SBI rate is 12% on 1 April, 11% on 1 June। हम लोग कौन सा रेट से कंपेयर करेंगे? हम लोग 1 अप्रैल वाले रेट से कंपेयर करेंगे। ओके, और एम्प्लॉयर का रेट है 5%, सो डिफरेंशियल इज 7%। तो देखो अब हर इंस्टॉलमेंट चेंज होती जाएगी। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट जो इंटरेस्ट रहेगा, जितना कंसेशन मिला है, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 लाख माइनस 15,000, क्योंकि जून मंथ के एंड में बैलेंस कितना बचा है? 9,85,000, सॉरी 15 का 9,80,000, 20,000 रिपे हो रहा है। समझ रहे हो क्या?
9,80,000 इंटू 7% इंटू 1/12, ये पहले महीने का इंस्टॉलमेंट हुआ, जून का आउटस्टैंडिंग। इंस्टॉलमेंट मतलब ये जून का कंसेशन हुआ, जून में इतना इंटरेस्ट कम चार्ज किया, 7% वहां से आया, कितना होता है ये वैल्यू? 5717 है क्या? और फिर अगले महीने का हो जाएगा 9.6 लाख इंटू 7% इंटू 1/12, क्योंकि और 20,000 रिपे कर दिया होगा 15 जुलाई को, ये कितना होता है? 5,600 एंड सो ऑन। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, कितना? 117 या 116.66 टू बी एग्जैक्ट। और फिर सम ऑफ एपी वाले फॉर्मूले से इसको 10 टर्म्स इसके ऐड करना है अपने को। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला अपना था n/2, बोले तो 10/2, क्योंकि अभी तो एमसीक्यू है तो ये तो फास्टेस्ट पॉसिबल वे में ही करना है, इंटू 2a, तो 2 इंटू 5616.66, 2a या 67 ले लो, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 होता है 9 इंटू डी -116.67 या 66, ये हमको सॉल्व करना है। तो इससे शायद आपको आंसर मिल जाएगा, देख लीजिए आ रहा है क्या ये फॉर्मूले से? 51,917, कोई वैल्यू गलत लिखी है मैंने? हाँ सॉरी, 5716 है, ये जो वैल्यू है ये है 5716.66, ये माइनस है, ये वाला एक्सप्रेशन बेटा माइनस है। बोलो आ रहा है कैसे, कि और कोई तरीके से किया आप लोगों ने? मतलब आपने एवरेज आउटस्टैंडिंग लिया है, चलेगा, एक ही बात है ना? आप मतलब पहले अमाउंट को सम कर रहे हो, फिर उस पर 7% लगा रहे हो, और अपन क्या कर रहे हैं, हर एक अमाउंट का 7% निकाल के उसका सम कर रहे हैं, तो यू विल गेट द सेम आंसर। कौन सा आ रहा है? सी, 51,917। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैंने जब बोला था आप लोगों को आईसीआई वाले ही करना है, मतलब एटलीस्ट वो तो करना ही है, तो आप में से कई लोगों ने तो पहले 56 क्वेश्चन तो अभी तक छोड़ ही दिए होंगे, बोले इसका मतलब ये पूरा डिस्काउंट है अपने लिए। तो जितना अपने आप को डिस्काउंट दोगे उतना अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। नेक्स्ट 29, what is the value of perquisite if the driver was not provided along with the car? Mr. Ravi is given a car costing 10 lakh 1.6 लीटर से ज़्यादा, मतलब बिग कार फॉर यूज, बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल, एम्प्लॉयर ऑल्सो बेयर्स रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वर्थ 40,000। अब इसका अलग से कुछ नहीं करना रहता है ना? अब देखिए बेसिकली कार भी एम्प्लॉयर ने दिया और एक्सपेंडिचर भी एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है, बड़ी कार है, बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज है, ड्राइवर प्रोवाइडेड नहीं है, तो सिंपली 2400 रुपीज पर मंथ, फुल ईयर के लिए दिया है 28,800। अब अगर आपने 40,000 को अलग से कुछ किया है तो भी गलत है, सिंपल है। इट इज द केस ऑफ बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल के अंदर में जो पहला वाला केस था, कार बाय एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, उसमें जो बिग कार वाला केस था विदाउट ड्राइवर, तो वो है 2400 का रेट है। और बताइए बाकी सब जम गए? 57, 47, देखिए आपको क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी पूछा है। सो इफ द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, मतलब हमको 1/2 वाला फॉर्मूला लगाने का है, ठीक है। और देखो डेट क्या दी है, 1 Jan 2005, डेट ऑफ रिटायरमेंट 15 November 2022। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कितना हो जाएगा? 17। देखो 2005 से 2021 तक की गिनेंगे, यहां पर पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स को 1 नहीं मानते, तो इट इज इक्वल टू 17 ईयर्स। 2005 आप गिनना शुरू करो 2021 तक के, इट विल बी एग्जैक्टली 17। सही। बेसिक सैलरी, अब यहां पर सैलरी हम लोग कौन सी लेते हैं? एवरेज ऑफ द लास्ट 10 कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स। तो
देखिए डीए इन एलिजिबल है, इसलिए ये हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक सैलरी लेंगे हम लोग, है ना। तो एवरेज सैलरी अगर हमको निकालना है, एवरेज सैलरी उसमें से बेसिक लेंगे। देखिए अब नवंबर में रिटायर हो रहा है, तो नवंबर के पहले इस फाइनेंशियल ईयर में कितने कंप्लीटेड मंथ्स थे, अक्टूबर तक के 7, है ना। तो देखिए एवरेज सैलरी विल बी इक्वल टू 70,000 इंटू 7 प्लस 60,000 इंटू 3। नवंबर में रिटायर हो रहा है तो हम लोग बेसिकली 1 जनवरी से 31 अक्टूबर की सैलरी लेंगे, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, क्योंकि एवरेज निकालना है। बोलो कितना आता है, मतलब 6,000, अच्छा 67,000 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10, ये एवरेज सैलरी आ गई। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर 17 आ गया। अब तो हमारे पास सब है। सो हाँ, अमाउंट ऑफ, देखो डीए को इग्नोर करना है क्वेश्चन में, बिकॉज इनएलिजिबल है। बताइए तो फर्स्ट आइटम क्या था एग्जामिशन का, ए ग्रेचुइटी रिसीव्ड, सेक्शन 10(10), बी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 20 lakhs, सी, हाँ सी वाले फॉर्मूले का कैलकुलेशन 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months हमने निकाला, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ये कितना होता है 5 लाख। ये ऑप्शन में दिखता है लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट का अमाउंट है ना। टैक्सेबल अमाउंट विल बी 1250 माइनस दिस मच, बोले तो 6,80,500। समझा क्या, टाइम देना पड़ता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। और बेस्ट पार्ट इज जिन लोग ने किया होगा वो लोग अग्री करेंगे, चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। एमसीक्यूज के साथ साथ में जो प्रोविजन पे उतना ध्यान नहीं भी गया होगा, क्योंकि ऐसे बारीक बारीक ऑप्शंस ना मैंने बहुत सोच समझ के सेट किए। ये जो आईसीआई के पहले वाले क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ देम मैंने बनाए, और एक एक दिन में से 5 बनाए। 2019 में जो हमारी बैच थी, फरवरी 2019 में जो बैच थी एक, तो उसमें मैंने स्टूडेंट्स को रोज के 5-5 एमसीक्यूज दिया था, डेली एमसीक्यूज। एंड लिटरली मैं रोज घर जा करके हाफ एन आवर से 45 मिनट्स रोज सिर्फ 5 एमसीक्यूज बनाता था। तो देयरफॉर आपको एक क्वालिटी मिलेगी उसमें, है ना। और ये एमसीक्यूज आपको और कोई सोर्स में मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, कॉपीराइटेड है, ये मैंने बनाए हुए हैं, लोग यूज करते हैं करेंगे। लेकिन आपको इसमें आपकी पढ़ाई बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब हो सकता है इसमें से एक भी एमसीक्यू एज इट इज एग्जाम में ना आए, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे ही ग्रेचुइटी का पॉइंट है, रिवाइज हो गया कि डीए लेना कि नहीं लेना, फिर 10 कंप्लीटेड मंथ्स लेना, 15 नवंबर को रिटायर हुआ है, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। नंबर ऑफ ईयर्स कैसे गिनना एंड सो ऑन। 41 क्या लिखा है, कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी। जब ऐसा लिखा है तो ध्यान रखना आखिरी में 50,000 माइनस करना है, कई बार डिफरेंस उसी का रह जाता है। खैर देखते हैं, बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ, तो ये कितना हो जाता है 7,20,000। डीए 40% ऑफ बेसिक, तो डीए वैसे तो अपने आप में टैक्सेबल है। 7,20,000 का 40% कितना होता है 2,88,000। मतलब ये डीए तो टैक्सेबल तो पूरा ही है। कमीशन 5,000 पर मंथ, ठीक है, ये भी पूरा टैक्सेबल है। ये कितना हो जाता है 60,000। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 20% ऑफ बेसिक, मतलब एम्प्लॉयर ने कितना पैसा डाला, तो ये देखिए एम्प्लॉयर ने डाला है 7,20,000 का 20%, बोले तो 1,44,000। एम्प्लॉई ने जो पैसा डाला है वो तो 80C में डिडक्शन मिलता है, उसका सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी नहीं होती है। सो डोंट बॉदर अबाउट दिस आइटम। अब 144 में से अप टू 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट उतना टैक्सेबल नहीं रहेगा, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 12% ऑफ 720 प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट। अब 288 का 50% फॉर्मिंग पार्ट है, बोले तो 1,44,000। ये आपको कैलकुलेट करना है, समझ रहे क्या। 288 माइनस ये सॉरी 720 प्लस 144 कितना होता है 864, उसका 12% 1,03,600। 144 में से वो माइनस करके बताओ 40,320 आ रहा है ऐसा।
ये समझना, इसी में गड़बड़ हुई होगी जो हुई होगी। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर इतना है माइनस नॉट टैक्सेबल अप टू 12% ऑफ दिस। तो अब मैंने आपको पहले भी समझाया था, कंट्रीब्यूशन जिसमें करते हैं वो बेस अलग हो सकता है, यहाँ बेसिक है, और 12% जिसका निकालना है वो अलग हो सकता है। वो क्या है, बेसिक प्लस डीए, वो भी इफ वाला, यहां पर पूरा डीए नहीं है। अब चलो शुरू करो, कैलकुलेटर में डालो, 720 प्लस 288 प्लस 60,000, पहुंचे क्या यहां तक, प्लस 40,320, जो भी आ रहा है, माइनस 50,000, माइनस करके 10,58,320, ये है ऑप्शन में। ठीक है, और बताइए। यस 44। आपको जो भी बड़ा क्वेश्चन दिखा आप सीधा सोचते होंगे ये तो पूछ ही लेंगे अपन, है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसेशन इन रेंट। तो आपको दिया है बेसिक डीए, रेंट वाला केस है ना। तो मतलब कि यहां पर एम्प्लॉयर अपने को क्या प्रोवाइड कर रहा है, रूम, ये फैसिलिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसके लिए हम लोग देखते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन वाले केस में, इफ इट इज रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर देन द वैल्यूएशन इज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। अब 15% ऑफ सैलरी के लिए, सैलरी में क्या क्या लेते हैं वो देखना है अपने को। बेसिक लेते हैं, बेसिक कितना हो जाता है, 40,000 इंटू 12 बोलो, 4,80,000। डीएससी फॉर्मिंग पार्ट वाला लेते हैं, अब 480 का 40%, उसका 30% बोलो, 480 का 40% होता है, उसके बाद 30% भी करना है, 57,600। कमीशन भी लेते हैं इसमें क्योंकि मॉनिटरी पेमेंट है, कितना होता है, 36,000। बोनस भी लेते हैं, ये भी मॉनिटरी पेमेंट, ये भी पूरा लेंगे 4,000। ये नहीं लेते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज अ टैक्सेबल अलाउंस जनरली, तो ये भी लेते हैं। ये कितना हो जाता है बोलो, 3200 इंटू 12, 38,600, 400। देन गिफ्ट वाउचर, ये परक्विजिट है, नहीं लेते हैं। देन आखिरी में रेंट रिकवर्ड माइनस कर देंगे। तो बेटा ये 1 2 3 4 5 आइटम को ऐड करो और उसका 15% लो, 15% ऑफ सैलरी, बोलिए, ऐड करके 15% बता रहे हो, 92,400। ठीक है, अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे विथ 8,000 इंटू 12 से, कितना होता है 96, विच एवर इज लोअर 92,400, उसमें से माइनस करेंगे 5,000 इंटू 12, मतलब कि 60,000, तो आंसर आ गया 32,400। आप लोगों का आंसर 36,000 आया होगा। बोले ये 96,000 अपन ने पे किया, इतना रिकवर किया, इतना परक्विजिट, वेरी गुड। पढ़ने का क्या फायदा हुआ इतना सारा, तो पढ़े थे ना अपन ने। इट इज इक्वल टू 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। अब लेस हाई क्या है ध्यान रखना पड़ता है, यहां पर सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रेंटेड वाला अकोमोडेशन है। और बोलिए, और कोई, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपकी बुक में सॉल्व है, जो मैंने आपको अलग से बाद में भेजा था, जो एक क्वेश्चन नहीं क्या डिलीट हो गया था, फिर मैंने आपको अलग से स्लाइड भेजा था, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा 56 का, सॉल्व ही है वो, उसी को मैंने एमसीक्यू बना के डाल दिया यहाँ पर। और बताइए, आईसीआई के जम गए क्या पूरे, नहीं, 72। Mr. Karan completed his MBA in April and joined from 1 May। आपको क्या पूछा है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, मतलब अगेन स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक सैलरी 2,25,000 इंटू 11 करने का, ठीक है, ये एक आइटम हो जाता है। ही इज पेड 12% ऑफ बेसिक एज डीए फॉर्मिंग पार्ट, ओके। तो करो पहले तो ये बताओ 225 इंटू 11 कितना होता है, 24,75,000। नेक्स्ट लिखा है 12% ऑफ डीए,
बेसिक सैलरी एज DA 2,97,000, ये भी टैक्सेबल है. He contributed 11% of his pay and DA towards RPF. उसने कितना कंट्रीब्यूट किया वो यहां पर मैटर नहीं करेगा, वो 80C में अलाउड है. अब लेकिन कंपनी ने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया लिखा है, सो दैट वी विल हैव टू कैलकुलेट दिस प्लस दिस इनटू 11%. 3,04,920. अब देखिए कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया इतना, और ये क्लियरली डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला केस है, तो ये तो 12% के अंदर ही है, क्योंकि ये फिगर किस चीज पे निकाला है अपने, बेसिक प्लस डीए पे निकाला है. सो अब आप निकाल भी लोगे ये फिगर का 12%, ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही आएगा. तो देयरफॉर का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कुछ भी यहां पर टैक्सेबल नहीं है. ठीक है, लेकिन एक दूसरा प्रोविजन हम लोग ने पढ़ा है, कौन सा, 7.5 लाख के ऊपर अगर कंट्रीब्यूट किया है तो वो परक्विजिट मानते हैं. ये 7.5 लाख के तो अंदर ही है, वो ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात. ठीक, accumulated interest on provident fund as on 31st March is 49,325. ठीक है, इतना इंटरेस्ट क्या हुआ है, accumulate हुआ है. What would be the income chargeable to tax under the head salaries for Mr. Karan if he does not opt for 115 BAC? अब ये इंटरेस्ट किस पे मिला है हमको ये देखना है. 49,325. अब यहां पर अपने को ये इंटरेस्ट आपको ये देखना है कि एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है. इतना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, इतना उसने खुद कंट्रीब्यूट किया. तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, या एक काम करो सीधा सीधा, हाँ ये जो भी आ रहा है 6,09,840. अब सीधा सीधा इस फिगर का क्या कर सकते हैं अपन, परसेंटेज एक बार चेक कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस. तो ये तो कितना आ जाएगा, अंदर आएगा है ना, परसेंटेज ऐसा अगर देखे तो. अभी तक के टोटल कितना हो गया है ये, वैसे ये टोटल कितना हो गया है, 27,72,000. ठीक है, आप ये जो फिगर है ये तो क्लोजिंग बैलेंस है. इनफैक्ट अब इसको हम लोगों को इसका एवरेज आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है वो देखना है. तो हमको देखो ये ओपनिंग बैलेंस 0 था, और ये क्योंकि उसने ज्वाइन किया था अभी ये डेट को, और क्लोजिंग बैलेंस ये डेट पे इतना था, 11 महीने में इतना बैलेंस बढ़ा है. तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि 9.5% के हिसाब से कितना बनता है इस बैलेंस पे. 9.5, क्योंकि 9.5% से ज्यादा अगर मिल रहा है इंटरेस्ट तो दैट इज टैक्सेबल है ना. तो देखिए 6,09,840 इंटू 9.5% ओनली फॉर 5.5 मंथ्स मेरे हिसाब से, क्योंकि हमको एवरेज बैलेंस पे देखना चाहिए. कितना होता है बताइए, 26,553. ये होता है 9.5% के हिसाब से. ठीक है, और अपने को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है. तो मतलब कि एक्चुअल में इंटरेस्ट ज्यादा मिल गया है, एक्चुअल में जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो ज्यादा रिसीव हो गया है. सो दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट कितना होता है, 49,325 माइनस 26,553. एक्सेस पोर्शन 22,772 या 1. अब ये जो अमाउंट है आइडियली दिस शुड बी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट, बिकॉज ये क्या है, ये 9.5% के एक्सेस वाला इंटरेस्ट है. अगर 9.5% का रेट लगता है, 5.5 मैंने क्यों लिया, मैंने समझ रहे हैं क्या, 5.5 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये अमाउंट तो क्लोजिंग है, और हम ये मानते हैं कि अमाउंट तो धीरे धीरे अक्यूमुलेट हुआ है इसमें, है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो देयरफॉर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अगर हम पूरे वैल्यू पे ले रहे हैं तो हमको फिर एवरेज 5.5 महीने का आउटस्टैंडिंग पीरियड मानना पड़ेगा, या तो आप इसका आधा कर लो, एक ही बात है. तो ये ऐड करके देखो कितना होता है, ये इसमें ऐड करो 22,772, 27, 90, 94,000,
772 माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन 2744 772 नहीं है ना? आंसर क्या दिया है पीछे? 72 का ए 27 26 442 दिया है 27 26 442 ठीक है। तो मतलब कि हमारा ये जो अजम्पशन था ऐसा इन लोग ने सॉल्व नहीं किया है। तो कितना ऐड किया इन्होंने देखो इसमें से 50,000 माइनस करो तो कितना हो जाता है 27 22 सिर्फ 444 ऐड हुआ है 4,442 ऐड हुआ है और जबकि टोटल इंटरेस्ट कितना है 49,325 अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च। एक काम करो इस पे कैलकुलेट करो, इस पे कैलकुलेट करोगे तो ये तो कम आ जाएगा 13,000 समथिंग आएगा 4,442 ये फिगर कहां से ये अपने को समझना है ना 4442 एम्प्लॉयर कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट एटलीस्ट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल ये बात तो क्लियर है बराबर। accumulated interest is 49,325 4442 49,325 माइनस 4442 कितना होता है ये बताइए रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन ऑप्शन के हिसाब से 44,883 ओके। अब ये फिगर मुझे कैलकुलेटर देते क्या एक मिनट मैं ट्राई करता हूं ये फिगर किस फिगर पे आएगा 44,883 डिवाइड बाय 0.095 इंटू 12/11 ये ऐसा भी नहीं आएगा 6,09,840 ये मैंने उस समय सॉल्व तो किया था तो मेरा आंसर मैच हुआ था क्योंकि मैं ऐसे आईसीआई का क्वेश्चन उठा के नहीं लेता अनलेस आंसर मैच हो रहा है तो मैच तो हुआ है तो एक बार देख लेते हैं क्या हुआ है। बेसिक सैलरी डीए देखो यहां तक अपना सही है क्योंकि दिस माइनस 50,000 ये एक ऑप्शन है लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि आंसर में ये 4442 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और 4442 किस चीज का ऐड हुआ है इंटरेस्ट का ही ऐड हुआ है ना क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय द एम्प्लॉयर जो है वो तो नहीं है। अब वो ये हो सकता है कि हाँ 54,920 पे होगा वो 54,920 49,325 into 54,920 divided by 6,09,840 यस ये मैं आपको बताता हूँ ये दूसरे प्रोविजन का ऐड हुआ है जबकि उन लोग ने 9.5% का इग्नोर किया है तो इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए अपन ने एक प्रोविजन पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और ऐसे केस में अगर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पर एनम 2.5 लाख से ज्यादा है तो उस पे जो इंटरेस्ट आता है 2.5 लाख के एक्सेस वाले पोर्शन पे वो भी टैक्सेबल रहता है। अब 2.5 लाख के एक्सेस वाले पोर्शन पे इंटरेस्ट कितना है तो देखिए यहां पर हम लोग ने क्या निकाला है कि भाई 6,09,840 पे बहुत ही सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन है 6,09,840 पे इंटरेस्ट कितना है बेटा 49,325 है बराबर। अब देयरफॉर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाले पोर्शन में 2.5 लाख के एक्सेस में कितना है 54,000 कहाँ गया रे 54,920 ये दिख रहा है क्या दिस फिगर माइनस 2.5 लाख तो उस पे कितना है ऐसा कैलकुलेट करना है दिस विल मैच ये देखो ये प्रोपोर्शनेटली करके देखो तो मैच हो जाएगा आ रहा है ना 4442 तो उस हिसाब से मैच हो रहा है। लेकिन ये सब चक्कर में उन लोगों ने कौन सा वाला पार्ट इग्नोर किया है 9.5% वाला। हाँ अगर बोलो कि ये पूरा अमाउंट जो है ये
पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग था, तो फिर इफेक्टिव रेट 9.5% से कम है, लेकिन वो एक गलत अजम्पशन हो गया। देखो ना, 49,325 को डायरेक्टली आप इससे डिवाइड करोगे तो 9.5% से कम रेट दिखेगा, है ना। लेकिन अपन ने क्या चेक किया था, अपन ने 5.5 महीने के हिसाब से किया था। क्यों? क्योंकि 5.5 महीने के हिसाब से क्यों किया था? क्योंकि हमने माना कि भी इवनली कंट्रीब्यूट किया है। जनरली ऐसा ही होता है, हर मंथ की सैलरी में से इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी डिडक्ट करते हैं और इंप्लॉय हर मंथ कंट्रीब्यूट करता है जनरली। ऐसा नहीं होता है कि साल के स्टार्टिंग में डाल दिया पूरा पैसा। और कैसे डालेंगे? जो एम्प्लॉय नया नया ज्वाइन हुआ उसको स्टार्टिंग में उसके खाते में 3,04,000 डाल देंगे क्या? नहीं ना, धीरे धीरे डालते हैं। तो लेकिन वो अजम्पशन लोग ने नहीं, उसको ध्यान में नहीं रखा है कैलकुलेशन में। इसके हिसाब से आंसर आ गया है। देखो आंसर कितना आ रहा है, 54,920 पे कितना आता है, आ रहा है कैलकुलेशन, है ना, प्रोराटा कैलकुलेशन 4442। अब क्योंकि आईसीआई ने क्वेश्चन बनाया है तो इनकेस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऐसे ही टैकल करना है उसको, क्योंकि अपने तरीके से जाओगे तो ऑप्शन ही नहीं मिलने वाला है आपको। 9.5% वाला पार्ट देखना ही नहीं है आपको, सीधा ये देखना है। ये तो नॉर्मल सैलरी हो गई। अब उसमें 2.5 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला वो पोर्शन देखना है। 2.5 लाख के ऊपर वाले इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन पे कितना इंटरेस्ट मिला, तो वो कितना मिला सीधा सीधा। जबकि ये कैलकुलेशन उतना परफेक्ट नहीं है, मुझे उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है ये कैलकुलेशन। तो सीधा सीधा 6,09,000 पे इतना, तो एक्सेस वाले पे कितना, तो ये मैच हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, और कौन सा है बताइए। अब मैच हो गया क्या आंसर आपका? 2772 प्लस 4442 माइनस 50,000, समझे कि नहीं? ये देखो अपन एक प्रोविजन पढ़ा था, एक चार्ट भी आपको भेजा था मैंने, कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं देता है तो 5 लाख तक एम्प्लॉय दे सकता है, उसके ऊपर वाले पोर्शन पे इंटरेस्ट मिला तो टैक्सेबल है। और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है तो 2.5 लाख तक एम्प्लॉय दिया चलता है, उसके ऊपर एम्प्लॉय ने पैसा डाला और एक्सेस वाले पोर्शन पे इंटरेस्ट मिला, सो दैट विल बी टैक्सेबल। तो यहां वो प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है ना, और एम्प्लॉय ने भी किया है, लेकिन एम्प्लॉय ने 2.5 लाख के ऊपर किया है। कितना एक्सेस किया है? 54,920। उस पे कितना इंटरेस्ट मिला है वो निकालना है। तो अगर पूरे 6,09,000 पे इतना, तो 54,920 पे कितना, तो वो अमाउंट सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। आई होप समझा अभी। अब आ गया इनकेस सिमिलर ही क्वेश्चन आ गया विद डिफरेंट फिगर्स, तो आपको अब ध्यान रखना है 2.5 लाख वाला जो पार्ट है, इसका हम लोग ने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया था, ओके। और ये रिसेंट वाली कोई आरटीपी का होगा ये जो है। अब आरटीपी नवंबर 22 के आरटीपी के क्वेश्चन तो इसमें अपडेटेड नहीं है, लेकिन उसके पहले के आरटीपी तक के हैं, मई 22 या तो फिर नवंबर 21 में भी उसमें से होगा, क्योंकि ये वैसे भी एक अमेंडमेंट वाला आइटम है। ये कोई बहुत एकदम पहले से चलते आ रहा है ऐसा नहीं है 2.5 लाख वाला पार्ट, उस पर ये क्वेश्चन बना है। तो अच्छा है अपना उसके बहाने प्रैक्टिकल हो गया एक। ये हो गया सबका 68। ये क्या पूछ रहे हैं इसमें? सैलरी पूछ रहे हैं। क्यों, इसमें क्या कंफ्यूजन हुआ? अलाउंस पूछ रहे हैं। 20,000 इंटू 12 करो, 20,000 इंटू 12। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला 3,000 रुपए 3 बच्चों के लिए, 2 बच्चों तक के एग्जेम्प्ट रहता है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब 2400 एग्जेम्प्ट रहेगा। तो और ये 3,000 पर मंथ नहीं है, पर एनम है, साल का है। तो कितना इसका हो जाएगा? 600 रुपए। और नहीं, ऐसा नहीं, 3,000 फॉर 3 चिल्ड्रेन है, तो मतलब 1,000 रुपए पर चाइल्ड है, तो 1,000 रुपए ही टैक्सेबल रहेगा तीसरे बच्चे का। ऐसा नहीं सीधा 2400 माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पर चाइल्ड 1,000 है। अगर क्लियर रहता था कि पहले 2 बच्चों का 1200 है, तीसरे का 600 है, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमको एवरेज मानना पड़ेगा। तो पहले दोनों बच्चों का 1200 के अंदर है तो वो एग्जेम्प्ट है, और तीसरे बच्चे का 1,000 रुपए टैक्सेबल है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो पूरी तरह टैक्सेबल है। कितना होता है? 21,600। बस इसको ऐड करके आखिरी में माइनस 50,000 कर लेने का, मैच हो जाएगा। 2,12,600। आप लोग ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपने क्वेश्चन कर लिया, अगर आपने एमसीक्यूज किया है और आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है, 50,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। कभी अपना ध्यान नहीं जाता इतना करने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन पे,
मतलब विच इज अ वेरी बेसिक आइटम जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में रहता है। यस बेटा। एज, किसकी एज? बच्चों की एज से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनर चिल्ड्रन होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना। बच्चा 20 साल का भी हो सकता है ना। तो एजुकेशन पे खर्चा तो 20 साल वाले बच्चे का ज़्यादा होता है कि नहीं? नहीं खैर, आजकल तो नर्सरी का ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्या बोलना। मेरे फ्रेंड एक बेंगलोर में रहते हैं, उनसे बात कर रहा था, तो बड़े हैं मेरे से, तो उनके बच्चे भी बड़े हैं। वो उनका एक बच्चा 10 साल का है, एक 7 साल का है। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पर तो बोले, मैंने बताया कि नागपुर में मतलब जो फीस कितनी है, तो बोले यहाँ पर तो बोले 2 लाख तो बहुत नॉर्मल फीस है साल की, स्कूलिंग में, अच्छे स्कूल में अगर डालना है तो। 60,000 तो बोले बहुत ही बेसिक स्कूल के लिए हो गया, 2 लाख नॉर्मल है। और फिर 10 लाख 15 लाख वाले भी स्कूल से, एक साल का 10 लाख फीस बच्चे के एजुकेशन पे, जिसको कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्या डालते मतलब। उससे तो अच्छा बढ़िया उतना पैसा जमा करते जाओ, पढ़ाई वढ़ाई मत करो, कुछ तो सीख ही जाएगा ना यार यूट्यूब देखते देखते। मैं तो सच में ये मानता हूँ कि इतना कोई फॉर्मल स्कूलिंग का हर किसी को जरूरत नहीं रहता है। किसी का मन नहीं लगता उसको निकाल डालने का। मेरा बेटा अगर कुछ साल बाद पढ़ाई में ऐसा टाइम पास करेगा, मैं निकाल दूंगा। उधर पैसे वेस्ट करने की बजाय उसके लिए म्यूचुअल फंड बनाऊंगा, उसमें पैसे डालूंगा, और जब वो 18-20 साल का होएगा तब तक के उसका अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। ले भाई, पढ़ाई करके भी जॉब लगती थी, पैसे ही कमाता था ना, ले कॉर्पस से इंटरेस्ट का और तब तक के कुछ ना कुछ अच्छा खुद का ही स्किल सीख जाएगा, खुद के पैशन को परस्यू करके। आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है होम स्कूलिंग नाम का, मतलब कि पेरेंट्स खुद ही टाइम देते हैं बच्चे को और टूर ट्रैवल करवाते हैं, और घर पे ही उसकी पढ़ाई हो जाती है, एंड उसका अलग से हॉबी क्लासेस लगा देते हैं, 4-5 अलग अलग टाइप के। मतलब स्कूल का मेन पर्पस तो मुझे लगता है कि यू गेट टू मीट पीपल, यू गेट टू मीट मोर फ्रेंड्स ऑफ योर एज, और सोशलाइजिंग वगैरह सीखते हो, ये स्किल सीखते हो जो कि करिकुलम में कहीं है नहीं, लेकिन जो बेस्ट पार्ट रहता है। वैसे ही अपनी जो सीए की पढ़ाई है, यहाँ पर इतनी टेक्निकल कैलकुलेशंस का क्या करना है, लेकिन मेन अपन सीखते हैं बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स है, प्रेशर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें जो लिखी नहीं है कई करिकुलम में, वो जो सीखते हैं हम लोग, है ना। कि जब पूरी बैंड बजी है फिर भी अपन एक और एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें आर्टिकलशिप में खासकर सीखोगे। मतलब आर्टिकलशिप करोगे अगर, अच्छे से करोगे अगर, सही जगह डमी नहीं करोगे, तो एक स्टेज आएगा ही आएगा 3 साल के अंदर, कहीं ना कहीं 2 साल की है तो फिर तो शायद नहीं आएगा, कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग कितनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मैं सब छोड़ देता हूँ, सीए छोड़ देता हूँ। मेरे साथ भी हुआ था लिटरली। मतलब मेरा तो रैंक वैंक आया था सीए के एग्जाम में, फिर भी लगा था कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ देना चाहिए सब। लेकिन फिर वो एक पॉइंट रहता है जब अपन लोग होल्ड ऑन कर लिए तो फिर आगे का हो जाता है। तो वो बोलते हैं ना, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, तो मतलब बाहर निकल जाओगे। तो आर्टिकलशिप को मैं हेल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बस। हाँ बेटा, और कोई क्वेश्चन? 69 ये वाला। मिस्टर जगत इज एन एम्प्लॉय इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ भारत लिमिटेड, अ सेल्यूलर कंपनी, भारती एयरटेल, ऑपरेटिंग इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया। क्या करना है अपने को ये सबसे? इट इज एंगेज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये सब थे। अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। शुरू करो। सेमिनार ऑन परक्विजिट वैल्यूएशन, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है। अरे भाई, तो उसका काम ही ये सब सीखना है ना, तो ये ऑफिशियल ट्रेनिंग हो गया, नॉट टू बी इंक्लूडेड। ट्यूशन फीस ऑफ मिस्टर हिमांशु, सन ऑफ मिस्टर जगत, पेड टू प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, नॉट हैविंग एनी टाई अप विद भारत लिमिटेड, was reimbursed by Bharat, amount of fees was 25,000। ये पूरा लेंगे ना? ये क्या है? एजुकेशन का बेनिफिट प्रोवाइड किया, फैसिलिटी प्रोवाइड किया, ये लेंगे। मिस सपना, डॉटर ऑफ मिस्टर जगत, स्टडीज इन डीपीएस पब्लिक स्कूल। डीपीएस के फुल फॉर्म में आता है ना पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जैसे रेलवे स्टेशन है ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय भारत लिमिटेड। Tuition fees paid for Miss Sapna was 750 per month by Mr. Jagat. Cost of education in a similar institution is 5250। अब ये एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड एंड मेंटेन्ड स्कूल में अगर एम्प्लॉय के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो अगर 1000 रुपीज पर मंथ से कम का सिमिलर फीस है तो वो एग्जेम्प्ट होता है पूरी तरह। बट यहाँ पर 1000 रुपीज से ज्यादा है, क्लियरली, है ना। सिमिलर इंस्टीट्यूशन का ही देखते हैं। अब इसमें 2 अल्टरनेटिव है। एक है कि आप माइनस करो 5250 माइनस 1000 और माइनस अमाउंट रिकवर्ड करो और फिर मल्टीप्लाई बाय 12 करो, और इससे आंसर अगर नहीं आता है
तो ये -1000 मत करो, फिर आंसर आ जाएगा। तो करके देखो, 5250 माइनस 1000 माइनस 750, 3500 इंटू 12 करो 42,000, और उसमें ऐड कर दो ये 25,000, 67। ऑप्शन में है क्या? नहीं है, ठीक है। तो वो -1000 मत करो, हाँ, तो प्लस 12,000 कर दो, 79,000। यही है क्या फाइनल आंसर? तो मतलब कि यहां पर भी वो इंटरप्रिटेशन वाली बात हो गई। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि 1000 तक के एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर का टैक्सेबल है, एंड दैट इज मोर फेवरेबल फॉर अस, बट देन ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? दूसरा क्या है कि अगर 1000 के ऊपर वैल्यू है तो पूरा टैक्सेबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितने लोग आप में से पूरे एमसीक्यूज एटलीस्ट करके आए? पूरे, ऐसे नहीं कि सर हमने आधे किया है। लेट मी जस्ट सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप 11 लोगों के चांसेस तो बहुत ज्यादा है पास होने के, क्योंकि अगर आप इतनी श्रद्धा दिखा रहे हो, है ना? तो कहाँ गई श्रद्धा? आपने किया है क्या? नहीं किया, कुछ बचे तो बोला था ना कांच के सामने बैठ के पढ़ा करो, श्रद्धा के साथ पढ़ाई होगी। तो बाकी लोग ने भी किया होगा आई एम श्योर। अगर मैं पूछूंगा 0 एमसीक्यूज किसने किया चैप्टर के अभी तक? एक भी नहीं किया? एक है, अकेले हो आप ईमानदार? 2 3, अरे बिंदास हाथ उठाओ। नहीं किया? नहीं किया? 4 5, आप तो अर्ली बर्ड में थे मोहित। 6, बस बाकी सबने सही में किया। गर्ल्स मतलब या तो सबकी सब झूठ बोल रही है या तो सब बहुत ही सिंसियर है। कम से कम एक तो किया ही चाहिए सर हमने। अभी आज का नहीं गिनेंगे जो आज क्लास में किया है, ये बोलेंगे फिर तो बहुत बहुत स्मार्ट हो आप लोग। सर अगर आप एज ऑन टाइम, ये करंट टाइम के हिसाब से पूछो तो हमने बहुत सारे कर लिया अभी तक। तो जो मैंने किया है वो आपने किया है, ऐसा नहीं बेटा। आपको करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आई नो इट्स वेरी टफ, मैं आपको कभी डांटूंगा नहीं इंटर लेवल पर, वो अभी आप लोग काफ़ी सीनियर होते जा रहे हो, है ना? और अभी कुछ समय बाद तो आप आर्टिकलशिप में चले जाओगे, वैसे ही बहुत डांट का कोटा आपको आपके लिए वेट कर रहा है। तो मैं क्या डांटूंगा आपको? यहाँ पर तो हम आपको बहुत प्यार से एज ए टीचर आपको लेकर के चलते हैं। आगे जब आप प्रोफेशनल्स के साथ डील करोगे तो इतने प्यार से कोई नहीं बात करेगा आपसे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। एक पॉइंट आएगा जब लोग देखेंगे अरे इसको ही नहीं पढ़ी है तो अपने को क्या करना है, तो आपको ओनरशिप लेके काम करना है। एंड इट्स ओके, देर आर टू मेनी एमसीक्यूज, 73 एमसीक्यूज हैं। तो इसमें से हो सकता है कि किसी ने 40 किया होगा बाकी बचे, 20 किया होगा बाकी बचे, 50 कर लिया होगा। टाइम भी लगता है, आपने जितना टाइम सोचा होगा लगेगा उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मे बी, तो पूरा कैलकुलेशन आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया। फिर उतनी देर में कुछ और ऑप्शन मिला टाइम पास करने के लिए तो इमीडिएटली बंद करके निकल गए। कब तक के झेलते रहेंगे? तो ठीक है, लेकिन आपकी इस पर टेस्ट है ये हफ्ते में, तो आइडियली वही मैं कहता हूँ कि टेस्ट के पहले अगर हो जाए वाइंड अप तो हो जाए। आपके लिए ये मार्च का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इनकम टैक्स के एंगल से, क्योंकि इस मंथ में हम लोग ने सैलरीज इसी मंथ में स्टार्ट किया था हमने, शायद 1 मार्च वगैरह से। नहीं, तो फरवरी के जो लास्ट मंडे था उससे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2 दिन फरवरी में भी पड़ा था। सैलरी भी इसी मंथ में हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी भी, पीजीबीपी जो है वो भी हम लोग आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी कंप्लीट हो जाएगा इसी मंथ में, क्योंकि अभी तो मंथ का अपन फर्स्ट हाफ के अंदर ही है। और कैपिटल गेन भी स्टार्ट हो जाएगा और ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो जाएगा मार्च एंड तक के। तो ये जो 4 मेजर हेड्स हैं ये पूरे अभी ये कॉम्पैक्ट ये टाइम पे हो रहे हैं। ये टाइम पे अगर आपने चीज़ों को ग्रिप में रखा तो आप आगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे, जो 14 मार्क का आता है। एमसीक्यूज में आपका बहुत स्ट्रेंथ रहेगा। जो चलो पूरे एमसीक्यूज मान लो फॉर सम रीजन आप कर ही नहीं पाए, हो सकता है आप में से ऐसे होंगे 40-50% स्टूडेंट्स जो कि पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट जितने आईसीआई लिखा है उसके आगे के तो कर लेना है एटलीस्ट। ये कितने 16-17 ही तो है ना, इतने तो कर लेना भाई, इतने कर लेना प्लीज। और इसके पहले के मान लो 20 कर लिए, 56 में से 20 कर लिए, जो बहुत फालतू बड़े बड़े दिख रहे, बोले क्या है, एक तो इंग्लिश का टेस्ट है कि टैक्स का है पता नहीं, तो छोड़ देना, नहीं जमता है छोड़ देना, ठीक है। उतनी नहीं है, इतना टाइम नहीं, इतना एफर्ट नहीं डालना है तो, लेकिन जितने होते कर लेना, फिर भी शायद आप पास हो जाओगे, है ना। लेकिन एकदम ही 0 करते रहोगे तो वो एडअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेगा और फिर डेफिनेटली फिर आपको मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो वो मत करना। एकदम टोटल 0 वाला हिसाब मत करना। बोलिए और कोई डाउट है किसी को? 56 ये बेटा मैंने अभी बताया आपकी बुक में सॉल्व है,
जो मैंने अलग से आपको भेजा था ना एक क्वेश्चन टेलीग्राम में, एक सिंगल पेज, तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, 48। ये वैसा ही है बेटा। अब इसमें नंबर ऑफ ईयर्स अपने को पकड़ना है 18 ईयर्स, क्योंकि कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, तो मोर देन 6 मंथ्स को 1 ईयर पकड़ते हैं। देन बेसिक सैलरी, यहां पर सिर्फ लास्ट ड्रॉन सैलरी लेते हैं अपन, और डीए हमेशा लेते हैं यहां पर, इवन इफ इट इज रिटन दैट इट इज इनएलिजिबल। तो अपन सैलरी पकड़ेंगे कितना, 70,000 प्लस उसका 40%। 70,000 का 40% होता है 28,000। सैलरी कितनी लेंगे अपन, 98,000। तो यहां पर अमाउंट एग्जेम्प्ट आ जाएगा 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। बोलो कितना होता है ये आंकड़ा, 10,17,692 है। हाँ हाँ, क्या नाम क्या, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, 10,17,692। ये इतना एग्जाम्प्ट है क्योंकि ये फिगर इससे भी कम है और 20 लाख से भी कम है, राइट। सो कितना टैक्सेबल है बताइए, 2,32,000। मैच हो रहा है क्या आंसर? ऑप्शन में तो 10,17 भी दिखता है, इतनी मेहनत करके अपन उसको टिक करते हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट में आता हूं, आप लोग तब तक की मैक्सिमम लोगों के बचे ये तो करते रहिए। कौन सा 65 65 55 65 जी, सिक्सटी फाइव है क्या किसी का डाउट, और 55 किसी का है क्या? अच्छा ठीक है, दोनों कर लेंगे, बात है क्या आप लोगों के लिए? प्रोविजन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड मोटर कार by Beta Limited to its employee, Mr. Anand, where motor car is allowed to be used. EZO, बताओ ये क्या है, फैसिलिटी है ना। देखिए रेंट फ्री अकोमोडेशन सभी के लिए टैक्सेबल है क्योंकि वो अलग से पॉइंट है परक्विजिट की लिस्ट में, और मोटर कार एक फैसिलिटी है जो कि टैक्सेबल है सिर्फ किसके लिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। वही फालतू वाली बात जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम की नहीं है। अब आप 50,000 पर एनम से कम वाली सैलरी के एम्प्लॉय को कार दोगे क्या? नहीं देंगे ना। तो रियल लाइफ में तो सभी के हाथ में टैक्सेबल है, मतलब जिसकी सैलरी 50,000 पर एनम बोल रहा हूं, पर एनम से कम है, हाँ वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं होता है। उसको अगर कार दिया तो टैक्सेबल नहीं रहती, बट उसको कार देगा कौन सा एम्प्लॉयर, देना ही तो सैलरी दे भाई, उसको कार का क्या करना है। तो बताइए, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन इज टैक्सेबल फॉर ऑल, ठीक है, क्योंकि परक्विजिट की परिभाषा में ऊपर लिखा है, एंड परक्विजिट ऑफ मोटर कार इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड। यही है पीछे। आप लोग मेरी बात को फेस वैल्यू पे मत लिया करो, चेक कर लिया करो, है ना पीछे क्या आंसर है, क्योंकि क्या है टैक्स इतना वास्ट है, मुझे तो उतना याद नहीं रहता है। जब वो चैप्टर पढ़ाता हूँ तब याद रहता है, बाद में मैं भी भूल जाता हूँ, फिर अगली बैच के टाइम पे देखता हूँ क्या लिखा है। टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालो बोल रहे हैं मिस्टर भाटिया जी, retired from the services of Messrs. Sterling Limited on 15th March, 18 years 8 months. Covered है क्या? Not covered है, not covered है, ठीक है। तो 18 years को कितना मानेंगे, 18 years है ना, 18 years को 18 years ही मानना चाहिए। He received a gratuity of 24 lakhs. Okay. अब लास्ट अपने को एवरेज सैलरी से मतलब है ना, बेसिक सैलरी ऑफ 2,10,000 पर मंथ अप टू अक्टूबर with an increment of 5% on the same. Okay, after that DA 40% of basic, however DA did not form part. अच्छी बात है अपने लिए तो DA कोई काम का नहीं है। फिर अब क्या है, अक्टूबर तक के 2,10,000, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कंप्लीटेड मंथ्स कितने हैं, फरवरी तक के हैं। देखो बेटा 4 महीने के लिए 2,10,000 में 5% ऐड करके बताओ, 2,20,500 4 महीने के लिए, आखिरी के 4 महीने अप टू अक्टूबर, आफ्टर विच ही गॉट, मतलब नवंबर से, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बराबर, प्लस
2,10,000 6 महीने के लिए डिवाइड बाय 10, इससे हमको मिल जाती है एवरेज सैलरी। डीए को नहीं लेने का है, बोलो कितना, 298 200, ये एवरेज सैलरी आ गई। समझे क्या? अब क्या करना है, वही अमाउंट एग्जेम्प्ट पूछा है क्या, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, टैक्सेबल पूछा है, ठीक है। अब अपने को कैलकुलेट करना है, पहला ए ग्रेचुइटी रिसीव्ड कितना है 24 लाख, बी 20 लाख, सी क्या है, कुछ अलग है, ये मैंने भी कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ये आपका एवरेज, ये दोनों आंकड़ों के बीच में आना चाहिए ना। मैंने भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ फाउंडेशन लेवल पे, आप लोग को ये बताता हूँ कि कंबाइंड एवरेज कहीं ना कहीं बीच में आता है, और आप 298 बोल रहे हो और मैं आपको एकदम इतना विश्वास कर रहा हूँ, वो भी तुम सर वाले बच्चों को, तो मेरी गलती है ना। बोलो 2,00,200, ठीक है। कभी कभी तो लगता है कि तुम सर वाले बच्चों को एडमिशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हाँ, आपके कोई जूनियर्स होंगे उनको बोल देना कि यहाँ पहले तुम सर वालों के लिए स्पेशल टेस्ट रखेंगे हम लोग हमारे कैमरे के सुपरविजन में। हाँ बेटा, अभी 2,14,200, अभी कैसा, बोलो बेटा, 1/2 इंटू 2,14,200 इंटू 18, इतना एग्जाम्प्ट रहेगा, कितना होता है ये 19 लाख, 19 लाख के आगे तो वो माइनस कर दो, कितने में से, 24 लाख में से, उतना टैक्सेबल। मैच हो रहा है। नेक्स्ट 51, पेंशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल पेंशन। कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। रिटायरमेंट 1 सितंबर को एंड 40% पेंशन कम्यूटेड ऑन 1 जनवरी फॉर ₹4 लाख। आपको क्या पूछा है, टैक्सेबल पेंशन पूछा है इस साल का, ग्रेचुइटी मिल रही है। हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था। अब देखिए, जो पोर्शन अनकम्यूटेड रहता है, मतलब रेगुलर मंथली वाला रहता है, वो तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। जैसे कितना, देखो 15,000 इंटू सितंबर, अक्टूबर, बोलो नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, प्लस कम्यूट करवाने के बाद में भी बचेगा ना 9,000, 60% बचेगा फॉर द रिमेनिंग 3 मंथ, इतना तो फुल्ली टैक्सेबल है। कितना होता है बोलो, 87,000, ये तो है। अब इसमें हम लोग कम्यूटेड वाले का कितना एग्जेम्प्ट है वो हटा के देखेंगे, क्योंकि ग्रेचुइटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू इज एग्जेम्प्ट, 1/3 ऑफ फुल वैल्यू। सेक्शन 10(10)(a) इसका जो है। अब बोलो बेटा, फुल वैल्यू अगर 4 लाख 40% है तो 10 लाख 100% है। 10 लाख का 1/3 कितना होता है, 3,33,333 है ना, उतना एग्जेम्प्ट है। 4 लाख में से उतना एग्जेम्प्ट है, मतलब रिमेनिंग 66,667 टैक्सेबल है। तो इतना टोटल टैक्सेबल हुआ। ये है क्या, 153 से मैच हो रहा है, 153,667 कहां से आया, किसी को समझा? 15,000 का 60%, 40% कम्यूट करवा लिया, मतलब 60% अभी भी मिल रहा है रेगुलर मंथली, वहां से आया है ना। 15,000 का रिमेनिंग 60%, गोंदिया से थोड़ी ना आएगा। हाँ, आप बताओ, आगे बताओ। 53, चलो ये अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे छोटा वाला पूछा करो, बड़ा देख के पहले मेरे को लगता है यार अगला चैप्टर कब स्टार्ट होगा। इन विच, अरे बाप रे 8:10 हो गए। In which of the following cases the commuted portion of the pension will be fully exempt whether or not the employee receives gratuity? क्यों, क्या लॉजिक है, क्या चल रहा है? देखो बेटा, आपका एग्जेम्पशन रहता है फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन का 1/3 या 1/2, एज द केस में भी। ग्रेचुइटी मिल रही है तो 1/3, नहीं मिल रही है तो 1/2। अगर आपने कम्यूटी उससे कम करवाया, 1/3 मतलब 33.33 होता है, कम्यूटी और कम करवाया तो पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा, है ना। इसलिए 20% में पूरा एग्जेम्प्ट। अपन ने जो केसेस भी किए थे क्लास में 10, 100, 80, 60, 40, तो उसमें एक 20% वाला केस था जिसमें दोनों एग्जाम्पल में, दोनों कॉलम्स में वो कम्यूटेड पोर्शन एग्जेम्प्ट था, क्योंकि वो 1/3 से भी कम है,
देखो ना 20% कोई भी कैलकुलेटर से करेंगे तो 1/3 से कम ही आएगा, एंड 1/2 से तो कम आएगा ही आएगा, नहीं क्या? आगे बोलो, बस मेरे से करवा लो पूरा पेपर सॉल्व। और इसको टेस्ट की तरह लो। हाउस प्रॉपर्टी तो अभी तक किया ही नहीं होगा, वो कर लिया और ये नहीं किया। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया एमसीक्यूज को और हाउस प्रॉपर्टी निपटा के रखे? अरे बाप रे, कमाल है यार, क्या बताओ। अभी उसकी टेस्ट है कि इसकी टेस्ट है? सीए फाइनल की पढ़ाई पहले करोगे, नहीं क्या? नहीं, अच्छी बात है, कर लिया आपने, बट ये प्लीज इसकी टेस्ट के पहले निपटा लेना। क्यों, ये बोर मार रहा है क्या सैलरी आपको? हार्ड वार्ड नहीं है, थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने का है, बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट होने के पहले कितना टाइम लग रहा है देखो, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद तो लंबा चलेगा। और उसके बाद वाला चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी में कितने केसेस देखे आपने? 7-8 केसेस थे, 8 और 3 इंटरेस्ट के। कैपिटल गेन में 40 केसेस है, 40, और कुछ स्पेशल केसेस बोनस वाले अलग। ले बेटा, आपको हार्ड लग रहा है, बड़ा लग रहा है? बहुत है, मतलब उसका हाउस प्रॉपर्टी का एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स है, बड़ा है। क्या डरने की बात है? कि डरते हैं आप किसी से? इतना सारा नॉलेज मिल रहा है, इतना सीखने को मिल रहा है। फैमिली ग्रुप में अपन इनकम टैक्स पे ज्ञान दे सकते हैं, है ना, कि तुमको पता है गिफ्ट दिया तो, मतलब आधा अधूरा नॉलेज भी रहा, बस इंश्योर कि कोई अपने से हायर लेवल का नहीं बैठा है ना, जो क्रॉस चेक कर सके, तो फिर ज्ञान देने का बिंदास, क्या फर्क पड़ता है? ट्रेन में बैठ के ज्ञान दे सकते हैं, एक बार पूछ लेना कौन क्या क्या कर रहा है, उसके बाद में दिख गया कि अपने बैकग्राउंड में अपने से ज़्यादा पढ़ाई किसी ने नहीं किया है, तो फिर तो बढ़िया मस्त बताओ कि तुमको पता है ये होता है, ये होता है। देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इनकम टैक्स, होल इनकम टैक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, और कोई? 23, अरे कहाँ गया? दूसरे चैप्टर का 23 खुल गया, हो गया ये। और कोई? 43, ये ऐसा अच्छा क्वेश्चन रहता है एक लाइन का। बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखो, ये जब मान लो पहले अनरिकॉग्नाइज्ड में पैसा रखे थे और वहां से रिकॉग्नाइज्ड में अगर ट्रांसफर होता है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहेगा। कितना टैक्सेबल रहेगा? टैक्सेबल टू द एक्सटेंट इट एक्सीड्स द लिमिट एज पर आरपीएफ, वो जो 12% के ऊपर या 9.5% के ऊपर वाला रहता है। क्योंकि इट इज लाइक आप आरपीएफ में एंट्री ले रहे हो तो उसमें एंट्री के वक्त टैक्स लगता है ना, तो बस वो ये ट्रांसफर के थ्रू ले रहे हो या डायरेक्ट ले रहे हो, तो जितना आरपीएफ की लिमिट्स हैं वो उसके ऊपर में अगर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड रहा तो वो टैक्सेबल रहेगा। और एक चीज थी, देखिए जो परक्विजिट्स होते वैसे तो आपको पता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर इज अ परक्विजिट, है ना, इट्स अ परक्विजिट फॉर ऑल एम्प्लॉयज, है ना। अब अगर एम्प्लॉय का टैक्स है, एम्प्लॉय की इनकम पे टैक्स आ रहा है और वो टैक्स एम्प्लॉयर पे करने को तैयार हो जाता है तो वो भी एक परक्विजिट होता है, बिकॉज ये टैक्स किसके ऑब्लिगेशन है? एम्प्लॉय के। अब इसमें एक परक्विजिट होता है स्पेशल, अगर एम्प्लॉय को कोई परक्विजिट मिला है जैसे मोटर कार फैसिलिटी या और कोई, उस पर टैक्स आ रहा है और अगर वो एम्प्लॉयर भरने को तैयार हो गया है तो वो टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्ट होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, तो क्या लिखा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय? करेक्ट, इनकम टैक्स ऑन बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, बाकी कोई भी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर भरता है टैक्सेबल है, बट इनकम टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, परक्विजिट्स पे टैक्स आता है अगर और वो एम्प्लॉयर भरने को तैयार हो जाता है तो वो उसको दोबारा वो टैक्स अमाउंट को हम लोग इनकम में ऐड नहीं करते हैं, ये अलग से एग्जेम्प्ट है एक जगह, वरना सर्कुलर लूप लग जाता था। देखिए लूप कैसा लगता था समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। परक्विजिट दिया तो वो इनकम में ऐड हुआ, उस पर टैक्स आ रहा है, टैक्स भी एम्प्लॉयर ने पे किया, ठीक है, अब वो भी परक्विजिट बन गया, उस पर भी टैक्स आएगा, वो भी एम्प्लॉयर ने पे किया, वो भी परक्विजिट बन गया, उस पर टैक्स आएगा, तो ये तो चलती रहेगा, फिर कहीं ना कहीं तो उनको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेज में एग्जेम्प्ट कर दिया। फर्स्ट स्टेज मतलब सैलरी पे जो टैक्स दिया वो तो परक्विजिट है, बट परक्विजिट पे जो टैक्स आता है वो एग्जेम्प्ट है। परक्विजिट पे टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है, परक्विजिट पे टैक्स यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे दिया तो वो अमाउंट एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट नहीं है, टैक्स का अमाउंट। नहीं समझा होगा तो टेंशन नहीं लेने का, है ना, ये वाला पोर्शन। क्यों बेटा करण बहुत बिजी हो क्या आजकल?
फिर क्या चल रहा है? तबीयत ठीक नहीं क्या? इसलिए ऑनलाइन कर रहे थे क्या बीच में 1-2 दिन? ठीक है, कोई नहीं, कर लो, ध्यान रखो तबीयत का। तबीयत का, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का सब लोग पूरी तरह ध्यान रखो। पढ़ाई जितनी होती उतनी करना। ज़्यादा टेंशन आता है एक ही ग्रुप करेंगे, और ज़्यादा टेंशन आता है में करेंगे, सच्ची बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, ओके, एंड नॉट टू लेट योर हेल्थ बी अफेक्टेड। ठीक है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग ये एज में हो जहाँ पर मतलब सिर्फ पढ़ाई का टेंशन नहीं रहता है, और भी बहुत सारे टेंशन रहते हैं। अपने सपने बहुत बड़े बड़े रहते हैं, और फिर समय लगता है ना गोल अचीव करने को, तो फ्रस्ट्रेशन आता है, टेंशन आता है। और ये एज रहती है जब हम लोग, दूसरा हम लोग क्या कर, सोशल मीडिया वाली लाइफ देखते हैं दूसरे लोगों की, जिसमें लोग अपना सिर्फ अच्छा वाला फेस दिखाएंगे, है ना? किसी का भी लगता है यार सिर्फ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम है, बाकी सबकी तो एकदम परफेक्ट चल रही है। क्या सही है, मतलब क्या कैफे में बैठ के फोटो डाल रहे हैं, और खुद भी सड़ी सी दीवार के सामने फोटो खींच लेंगे, बाकी पूरा उनका एक्सपीरियंस खराब होगा। लेकिन उनको दिखाएंगे ऐसा कि भाई वी आर रियली चिलिंग आउट एंड सो ऑन। कई बार लोग महंगी गाड़ी के पास में खड़े रह के फोटो खींच लेते हैं, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ वो गाड़ी भी उस जगह पे थी और वो भी उस जगह पे थे। तो अपने को कुछ भी नहीं करना है उस चीज़ से। कंपैरिजन के चक्कर में पढ़ोगे तो आप अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है सोशल मीडिया का। तो या तो उससे बाहर हो जाओ, या तो उसको डील करना सीख जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई ना कोई तो आपसे ज़्यादा बेहतर कर ही रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कम बेहतर भी करे, बट वो आपको बताएंगे नहीं, है ना, कि भाई हमारी लाइफ तो तुमसे भी खराब चल रही है। ओके, तो अपने को जो है बहुत सिलेक्टिवली चीज़ों को लेना है। और सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही, कुछ ना कुछ तो है ही। यू कैन नॉट से कि एकदम ही परफेक्ट लाइफ चल रही है, जैसी सोचा था वैसी की वैसी चल। अगर वैसी चल रही है तो आपने अपने आप को चैलेंजेस नहीं दिए फिर सफिशिएंट। वैसे तो सीए स्टूडेंट ऐसा बोल ही नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि कुछ नहीं तो सीए की पढ़ाई है जो कभी परफेक्ट नहीं चलती है, और बाद में आर्टिकलशिप है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ लाइफ में रहता ही है जो कि उस समय परफेक्ट नहीं चलता है। बट over the period of 10 years you have to see कि out of those things which will actually matter and which thing can be ignored, और जो चीज़ मैटर करेगा उस पर वर्क करेंगे, नहीं तो अपन खुद सीखेंगे। तो यही मैच्योरिटी होती है, धीरे धीरे सीखते हैं। अब मैच्योरिटी का एज से भी कोई लेना देना नहीं है। कुछ कुछ 10-12 साल के बच्चे रहेंगे, या इवन छोटे 6-7 साल के बच्चे रहेंगे जो कि बहुत मैच्योर हैं, है ना, उनको समझता है कि कब क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और बड़ों के मूड के हिसाब से। और कुछ कुछ बहुत बड़े भी लोग रहेंगे जो कि कई बार मैच्योरिटी के साथ बिहेव नहीं करते हैं। अपने जो कल्चर में डाला गया है, रिस्पेक्ट करो पेरेंट्स की और एल्डर्स की, सही बात है, लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर एल्डर्स दे आर मोर मैच्योर देन यू, नॉट नेसेसरी। ओके, क्योंकि कई बार हो सकता है कि उन्होंने उनकी कंडीशनिंग के हिसाब से थॉट प्रोसेस बना लिया है। मैं कई देखता हूँ पेरेंट्स वाली जनरेशन के लोग, कई लोग बहुत रिजिड रहते हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, खास करके आपके पेरेंट्स या और सीनियर लोगों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, तो जनरेशन गैप होता है। तो हमेशा वो सही है ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा आप सही हो ऐसा भी नहीं है। तो आपको मिक्स्ड वे लेकर के चलना है, और कई बार झगड़ के कोई मतलब है नहीं, है ना, कई चीज़ों का कोई सोल्यूशन रहता नहीं है, तो उसको जो भी है उसको कैरी ऑन करो। मेरे फादर मेरे पापा के साथ में झगड़े होते रहते हैं, तो अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे पापा 60+ के एज में, उनका नेचर चेंज होने वाला है नहीं, तो मैं खुद ही धीरे धीरे अपने आप पे वर्क कर रहा हूँ। आज से 10 years पहले आई वॉज अ वेरी वेरी एंग्री पर्सन, टुडे आई एम जस्ट एन एंग्री पर्सन। ओके, मतलब उतना उसके पहले तो और गुस्सा होता था, धीरे धीरे समझ में आता है कि अपने गुस्से से अपने को ही नुकसान होता है। तो अभी भी ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, आप 5 मिनट में मुझे गुस्सा दिला सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट का अब थोड़ा और बढ़े। 5 बार अटेम्प्ट करोगे तो 6वीं बार गुस्सा आएगा, तो कोशिश रहती है। यू कैन ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव। आई नो एटलीस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज ऑफ योर वीकनेस। ये मेरी वीकनेस है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं किसी को भी मुंह पे बोल देता हूँ, उसका मुझे नुकसान होता है कई बार। तो अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ, ठीक है। और मन में भी नहीं विचार आना चाहिए खराब, मतलब बोलना नहीं वो तो अलग बात है, मन में भी अच्छे विचार आना चाहिए सामने वाले के लिए, है कि नहीं। तो खैर आगे बोलिए। 45 Mr. Sunil receives conveyance allowance of 700 per month. He owns a car which is to be used for both official and personal. उसकी खुद की कार है। 1200 rupees monthly expenses है, out of which 40% is attributable to the official use है। अच्छा, अलाउंस मिल रहा है,
हाँ, कन्वेंस अलाउंस टू द एक्सटेंट स्पेंट फॉर ऑफिशियल पर्पसेज एग्जेम्प्ट रहता है। आपको टैक्सेबल क्वांटम पूछा है तो देखो 700 इंटू मंथली बेसिस पे भी कर सकते सीधा, तो 1200 में से 40% ऑफिशियल है, मतलब कितना ऑफिशियल है 480, तो 700 माइनस 480 220 इंटू 12, दिस विल बी द आंसर 2640, है ना। इतना टोटल अलाउंस मिला और इतना ऑफिशियल पर्पस के यूज किया। ये मोटर कार वाला परक्विजिट नहीं है, ये अलाउंस है, तो इसमें जितना ऑफिशियल के लिए यूज कर सकते हैं उतना हट जाता है, बाकी का टैक्सेबल रहता है। ओके, फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स 67, where there is a decision to increase DA in March with retrospective effect from 1st April and the increased DA is received in April 2023, the increase is taxable in। अब देखो डिसीजन कब हो गया था, मार्च में, विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल, कि भाई हम लोग क्या करेंगे 1 अप्रैल 2021 के डेट से कैलकुलेट करके आपको इंक्रीज्ड डीए देंगे, और मिला कब है पैसा अप्रैल 2023 में। सो इंक्रीज कब टैक्सेबल रहेगा, देखो इन द ईयर इन विच इट इज ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तब यहां पर ड्यू कब हो जा रहा है, मार्च में ड्यू हो जा रहा है क्योंकि डिसीजन तो आ गया है ना। सो एज पर मी इट शुड बी 22-23, पीछे ये दिया है प्रीवियस ईयर 22-23, बिकॉज इवन दो इट इज रिसीव्ड लेटर ऑन, बट अब पता तो चल गया है कि अब मिलना है, तो इसी साल में टैक्सेबल है। 67 का बी। और बताइए, सो इसके आगे और कुछ है तो आप फिर मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, क्लास के बाद मिल के पूछोगे, बेटर प्रिफरेबल, ठीक है। और अगर बहुत ही लेट हो गया या आपको एकदम रहा नहीं जा रहा है तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। जनरली अगर कोई कैलकुलेशन वाला रहा तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप उसमें वर्किंग नोट भी अपना भेजो, ताकि मुझे आपका थॉट प्रोसेस समझ में आ जाए, उसी में कुछ एरिया रही तो मैं वही पे कहीं भी आपको मार्क करके दे दूँ। सो आई होप इट इज गुड इनफ। ओके, इतने सारे एमसीक्यू सैलरी के हैं जो हम लोग ने अभी साथ में किए हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर।